हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार सचिवालय के सेट नंबर 12 यानी फ्रेंड्स इस सीरीज का ये आखिरी सेट होने वाला है। एक तरह से कह सकते हैं सेकंड वॉल्यूम का ये आपका आखिरी सेट है। तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और मैं एक चीज़ आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपने इससे पहले के बाकी के सभी सेट्स को नहीं देखा तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। और अब ये लास्ट सेट है तो इन सभी का एक कंबाइंड वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा ताकि आप रिविजन्स कर सको। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पे एक तरफ विश्व की प्रमुख जनजाति है और उसके तरफ दूसरी तरफ यहाँ पे उससे संबंधित क्षेत्र है। तो यहाँ पे अगर हम देखें सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन बी पे जाएंगे, क्योंकि मसाई जनजाति का संबंध जो होता है जैसे दक्षिण केनिया हो गया, उत्तरी तंजानिया हो जाता है, यानी कि केनिया तंजानिया इस तरफ से देखने को मिलता है। तो यहाँ पे पश्चिमी जो अफ्रीका है ये तो गलत है। यहाँ पे अगर पूर्वी अफ्रीका होता तो चल बनता, लेकिन ये पॉइंट्स आपका गलत है। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। उसके बाद हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 39 के बारे में कौन सा कथन सत्य है। 39 के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें क्या है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया, तो ये बिल्कुल सही है। सेकेंड पॉइंट कि इसे जो कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जोड़ा गया, ये पॉइंट गलत है क्योंकि ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो यहाँ पे हम कह सकेंगे सेकेंड पॉइंट गलत है। तो सही बताना था, केवल और केवल एक सही होगा, तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत। तो आज ही मैंने आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने राज्य के नीतिशास्त्र सिद्धांतों के बारे में अच्छे तरीके से देखा है, और उसमें आपको बताया कि आर्टिकल जो 50 है उसके अंतर्गत कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के बारे में बात कही गई है। ठीक है, तो आर्टिकल 50 का मतलब क्या हो गया, आपको क्लियर होगा कि राज्य का नीतिशास्त्र तत्वों के अंतर्गत आएगा, क्योंकि 36 से 51 तक इसके बारे में संबंध है। तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, छठी अनुसूची में वर्णित निम्नलिखित राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है, उनमें से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि छठी अनुसूची में 4 राज्यों के बारे में उल्लेख किया गया। 4 राज्यों के अनुसूचित जनजाति के प्रशासन क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया, और वो राज्य कौन कौन से आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ना कि मणिपुर। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड बिल्कुल सही है, इसलिए हम ऑप्शन बी पे जाएंगे। बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, इसलिए यहाँ पे ए को टिक करेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना याद रखिएगा 6 अगस्त 1952। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी कि सेल की स्थापना कब की गई थी। सेल की स्थापना कब की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1974। 1974 ऑप्शन बी को टिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त को कहाँ लागू किया था। क्या बनेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी दोनों में लागू किया गया था। डी को टिक करेंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी, बंदोबस्त था, इसके जनक के रूप में थॉमस मुनरो को जाना जाता है, और इन्होंने मद्रास, बम्बई और असम के कुछ क्षेत्रों में इसको लागू किया था। जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त था ये कुल भूमि का लगभग, भारत में कुल भूमि का जहाँ जहाँ लागू हुआ उसका 51% भूमि पर लागू हुआ था। ठीक है, इसमें जो होते थे, मतलब इसमें क्या था, जो रैयत कह सकते हैं या फिर किसानों को कहते हैं। ठीक है, रैयतों या फिर किसानों को ही मतलब भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त कौन थे इसके जनक, थॉमस मुनरो। ठीक है, थॉमस मुनरो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धन के निष्कासन को किसने अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी थी। अनिष्टों की अनिष्ट की संज्ञा दी थी किसने, धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने, और इन्होंने ही धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। इसमें इन्होंने कहा था 1905 की बात है कि उन्होंने कहा था कि धन का जो बहिर्गमन जो है वो समस्त बुराइयों की जड़ होता है और भारतीय निर्धनता का ये मुख्य कारण होता है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सही सुमेलित नहीं है।
प्रथम पुर्तगाली यात्री तो वास्को डी गामा सही है। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जो है वो गलत होगा। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो कि 1505 ईस्वी में भारत में आया था प्रथम पुर्तगाली बनकर। तो यहाँ पे हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, जो कि ये गलत है। ठीक है, लेकिन बाकी में कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको अच्छे तरीके से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज आर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा कहा है? बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा कहा है? फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान। फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का संबंध किस संविधान संशोधन से? तो आपको ऑलरेडी संविधान संशोधन पे वीडियो बना करके प्रोवाइड कराया गया। अगर आप हमारी मॉर्निंग वाली रिवीजन्स क्लास वाली वीडियो नहीं देखते तो ज़रूर चेकआउट किया करें। वहाँ पे आपको एक टॉपिक रोज़ाना अच्छे तरीके से क्लियर कराया जाता है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइए और सारी वीडियो को एक साथ देख लीजिएगा। तो फिलहाल यहाँ पे अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का संबंध किस संविधान संशोधन से? तो 65वां संविधान संशोधन के अंतर्गत कहा गया था कि अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया जाएगा। और जाकर के 89वें संविधान संशोधन में ये दो मतलब आयोग बन चुके थे, 338 और 338 के क। तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न कि काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते? काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते? तो इसका कारण होता है कि अपने पास जो भी प्रकाश पहुंचता है, यानी श्वेत वस्त्र के पास जो भी प्रकाश आता है वे उनको परावर्तित कर देते हैं। ठीक है, परावर्तित कर देते हैं। अगला प्रश्न है कि रवि की फसलों को बोया जाता है। रवि की फसलों को कब बोया जाता है? तो मैंने एक छोटा सा तरीका आपको बताया था, ONMA, ओनमा। ठीक है, ओनमा याद रखें, चाहे फिर ओनमा कहिए, ओनमा। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बोई जाने की बात की जा रही है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। तो ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से हमारा होता है कि जो खरीफ फसल है तो उसको जूजू नदी से याद रखते हैं। जून जुलाई में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? तो सही आंसर हो जाएगा भाप। ठीक है, भाप, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, इस वजह से इसमें ज़्यादा जलन होता है। नेक्स्ट वन है कि साइबेरियाई जो सारस है एक प्रसिद्ध प्रवासी पक्षी है। इसे निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में अपनी सर्दियां बिताने के लिए जाना जाता है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में पड़ता है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश के प्रथम शासक या फिर गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में किसे जानते हैं? गुलाम वंश को मामलुक वंश के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इन्होंने 1206 में मामलुक वंश या फिर गुलाम वंश की स्थापना की थी। और ध्यान रखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव रखी थी, बख्तियार काकी की स्मृति में बनाया गया था। और एक चीज़ और देखिएगा, इन्होंने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनाया था। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और इनको किस नाम से जानते हैं? लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। स्थायी बंदोबस्त किसने मतलब किसके साथ किए गए थे? स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट जो है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था और ये ज़मींदारों के साथ किए गए थे। यहाँ पे सही आंसर ए हो जाएगा, ज़मींदारों के साथ। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया था। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया था। इसका उद्देश्य क्या था? स्वशासन सुनिश्चित करना। स्वशासन सुनिश्चित करना, बी करेक्ट होगा। डिंगरोग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है? डिंगरोंग जो जल विद्युत परियोजना, इसका संबंध किस राज्य से? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार का नाम क्षेत्र के साथ गलत तरीके से मेल खाता है? यानी कि यहाँ पे गलत तरीके से मैच किया गया, बताइए कौन सा होगा? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम देखें विशु का संबंध पश्चिम बंगाल से नहीं, केरल के साथ होता है। क्योंकि विशु जो होता है वो केरल का एक प्राचीन त्यौहार है और केरल जो वासी होते हैं इसको नव वर्ष के रूप में मनाते हैं विशु को। यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। बाकी किसी में कोई दिक्कत नहीं। उगादी आंध्र प्रदेश, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र, आप इन सभी को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि चंबल नदी किन राज्यों से होकर के बहती है? चंबल नदी किन राज्यों से होकर के बहती है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो 1, 2, 3 तीनों सही है, तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे।
ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। निम्न में से तारे ज्योति सुबह और शाम के तारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सुबह का तारा, शाम का तारा, भोर का तारा कहा जाता है ना, तो वो किसे कहते हैं? जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह को ही भोर का तारा, संध्या का तारा के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बर्नौली प्रमेय आधारित है। बताइए कि बर्नौली जो प्रमेय है वो किस पर आधारित है? तो बर्नौली प्रमेय का संबंध हो जाता है ऊर्जा संरक्षण पर, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण पर। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट वन है कि दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल कौन सा है? दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थान कौन सा है? राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी। अमरकंटक के पहाड़ी से दो नदियां आप ऊपर में देखते हैं, ऊपर में सोन और पश्चिम की तरफ नर्मदा निकलती है। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सी उच्चतम आवृत्ति वाले विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं? उच्चतम आवृत्ति वाले विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? उच्चतम आवृत्ति वाले विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। सही आंसर ऑप्शन डी, क्योंकि मैंने आपको बताया GX, UV, इमरान, इस तरह से अगर आप याद रखते हो, जो कि 7 विद्युत चुंबकीय तरंग आप देखते हैं, अगर इधर की तरफ बढ़ते हैं तो तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम है, और इधर की तरफ बढ़ते हैं तो ये हमारा आवृत्ति का बढ़ता क्रम है। क्योंकि आपको पता है कि V बराबर n लेमडा होता है, यानी n आवृत्ति है तो आपका लेमडा जो है वो तरंग दैर्घ्य है। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर ये बड़ा है तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, इस तरह से, ठीक है। तो एक बढ़ेगा तो डेफिनेटली एक कम होगा। तो अगर हम इस तरह से बढ़ रहे हैं तो तरंग दैर्घ्य सबसे कम हो रहा है, ठीक है, तरंग दैर्घ्य सबसे कम है। लेकिन अगर हम यहाँ से देखें तो आवृत्ति सबसे ज़्यादा है। तो आवृत्ति मतलब जो कि उच्चतम आवृत्ति मतलब ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गामा किरण। राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज 2 अनुभागों में 1866 में विभाजित हुआ था। तो भारत का ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज, इन दोनों के अनुभागों के नेता क्रमशः कौन कौन से थे? यानी ब्रह्म समाज के कौन थे और आदि समाज के कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ट्रिक भी बताया था आप लोगों को कि आदि है तो इसमें देखिए द दिख रहा है, तो देवेंद्र में भी द है, तो यानी कि आदि ब्रह्म समाज का है तो देवेंद्र टैगोर, और ब्रह्म समाज जो था वो केशव चंद्र सेन। तो यहाँ पे सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मतलब तरीके से मिलान किया गया? बताइए कौन सही तरीके से मिलान किया गया? सही तरीके से मिलान किया गया। युवा बंगाल आंदोलन जो थे, इसके नेता के रूप में हम लोग किसे जानते हैं? हेनरी विवियन डेरोजियो। तो ये पॉइंट तो वैसे भी गलत हो गया, पहला गलत है। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, न्यायमूर्ति रनाडे, ये सही है। और आत्मीय सभा जो है वो राजा राम मोहन राय, बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 यहाँ पे करेक्ट होगा, इसलिए हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। 2 और 3 सही आंसर बन जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को किसने कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षवाद का मुखौटा कहा है? कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षवाद का मुखौटा कहा है किसने? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। तो ये बात किससे संबंधित हो जाती है? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी, मोहम्मद अली जिन्ना। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ई, जहांगीर, ठीक है। न्याय की जंजीर के रूप में फेमस थी जहांगीर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा 4 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई, तब जाकर के टोटल 22 भाषाएं कंप्लीट हुई थी। और इसका सही संबंध हो जाएगा किससे? तो बोडो, मैथिली, संथाली और सॉरी ये नहीं होगा, आपका ऑप्शन सी होगा, क्योंकि बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो यहाँ पे हम ऑप्शन सी पे जाएंगे, ठीक है, सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? 1946 में। और इसके 3 सदस्य थे, जिसमें पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे, लेकिन विलियम हुड नहीं थे, इसलिए ऑप्शन ए को टिक करें, इसके सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री शासन के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? देखिए फ्रेंड्स, ये सब जो क्वेश्चंस हैं ना वो एवरग्रीन क्वेश्चंस हैं, बार बार हमेशा रिपीट होते रहते हैं, देखने को मिलता रहता है। और कुछ क्वेश्चंस हमने इसमें इंक्लूड किया जो कि एक्स्ट्रा थे, जो आपको जानने चाहिए। तो इसी तरह के आप प्रैक्टिस सेट लगाया करिए, ताकि आपको पता चले कि हाँ किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाने के चांसेस हैं और आपकी प्रिपरेशन कैसी है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया था, और उस वक्त जनता सरकार यानी कि मोरारजी देसाई की सरकार थी।
तो यहाँ पे डी करेक्ट होगा। अब आप कमेंट करके ये बताइए कि जो संपत्ति का अधिकार है इसको वर्तमान में किस अनुच्छेद में रखा गया, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, वर्तमान में किस अनुच्छेद में रखा गया। सूर्य और पृथ्वी के संदर्भ में विचार करना है। यहाँ पे 3 पॉइंट से तीनों को पढ़ेंगे और बताएंगे कौन सा कथन सही है। जैसे सूर्य और पृथ्वी के जो बीच की न्यूनतम दूरी होती है वो 3 जनवरी को होता है, ठीक है, 3 जनवरी को होता है, बिल्कुल सही है। और अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होता है, ठीक है, अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होता है। न्यूनतम दूरी को अपसौर कहते हैं, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं और अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर 1 और 2 केवल होगा, सिर्फ 1 और 2, ऑप्शन ए को टिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, परम्बिकुलम जो वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में स्थित है? परम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में स्थित है? तो नाम से ही क्लियर है कि साउथ में होगा, तो ऑप्शंस भी आपको साउथ में ही देखने को मिल रहा है, तो सही आंसर यहाँ पे केरल हो जाएगा, ठीक है, केरल बिल्कुल सही आंसर होगा। क्यू किस खेल से संबंधित है? बताइए क्यू जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? क्यू किस खेल से संबंधित होता है? तो इसका सही संबंध होगा विलियर्ड्स, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी, बी को टिक करेंगे, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? तो ये निर्भर करता है तत्वों की बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, तत्वों की बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वापातन का उदाहरण है? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वापातन का उदाहरण है? ऊर्ध्वापातन यानी कि सब्लिमेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, और इसका तात्पर्य ये होता है कि कोई भी जो चीज़ है, ठोस है, अगर उसको गर्म करते हैं तो वो बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट गैस के फॉर्म में चला जाता है, गैस में हो जाता है, उसको कहा जाता है सब्लिमेशन, ऊर्ध्वापातन। तो सूखी बर्फ जो इसको गर्म करेंगे, सूखी बर्फ क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, तो इसको गर्म करते हैं तो डायरेक्ट गैस ये फॉर्म में मतलब उड़ जाता है। कपूर में भी आपने देखा होगा, कपूर में भी यही कंडीशन होता है, कपूर को जलाने पर वो लिक्विड में नहीं होता है, डायरेक्ट वो गैस में भाप बनकर उड़ता रहता है। तो 1 और 2 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। लेकिन बर्फ़ के कंडीशन में तो ऐसा नहीं है, बर्फ़ को गर्म करेंगे तो धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे केवल 1 और 2 होगा, 1 को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की समुद्र के जल को शोधन करने के लिए सामान्य रूप में प्रयोग में आई जो कि लाया जाने वाला भौतिक प्रणाली कौन सा है? समुद्र के जल को शोधन करने के लिए आसवन विधि का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन डी आसवन विधि। प्लासी सौदा था जिसमें बंगाल के धनी लोगों और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों को बेच दिया, ये कथन जो किसका था? प्लासी सौदा था जिसमें बंगाल के धनी लोगों और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों को बेच दिया था। तो यहाँ पे सही आंसर होगा के.एम. पडिक्कर। अगला क्वेश्चन कि जलियांवाला बाग नरसंहार कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? इस कार्य को लिखने का जो सौंपा गया था ना, वो महात्मा गांधी जी को सौंपा गया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को। और इससे पहले आपका रॉलेट एक्ट हुआ था मार्च 1919 को। तो ये 2 आपको याद रखना है, दोनों 1919 में हुआ था, लेकिन रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1 महीना बाद यानी कि 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट वन क्या है? 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? 1952 का जो वर्ष है इतिहास में क्यों फेमस है? तो पहली बार आम चुनाव यानी कि प्रथम आम निर्वाचन हुआ था, पहला आम चुनाव कहा जाता है, तो 1952 में हुआ था। यहाँ पे डी होगा करेक्ट आंसर। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? सर्वोच्च न्यायालय, ध्यान दीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय की बात करिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत? तो 32 यहाँ पे करेक्ट होगा, 32। जबकि हाईकोर्ट जो होता है वो 226 के तहत। चलिए इसके बाद अगला है कि कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर मंदिर का वास्तुशिल्प जमीन पर कोई छाया नहीं छोड़ता है? यानी वो मंदिर जो है जिसकी परछाई कह सकते हैं, छाया जो है वो ज़मीन पर नहीं आता है। तो ये अपने आप में एक अद्भुत है। यहाँ पे सही आंसर बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर। अगला क्वेश्चन से कि इतावली यात्री यानी इटली का यात्री निकोलो द कॉन्टी वो विजयनगर के किस सम्राट के शासनकाल में आया हुआ था? विजयनगर मैंने आपको हाल ही में आपकी रिविजन्स क्लासेस में कराया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किन देशों की सेनाओं के मध्य बालिकतन 2022 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? बालिकतन 2022 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है।
तो अमेरिका और फिलीपींस, अमेरिका और फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस यहाँ पे ऑप्शन बी। हाल ही में कहाँ ईशान मंथन नामक महोत्सव मनाया गया? ईशान मंथन जो कि महोत्सव हाल ही में मनाया गया है कहाँ पर? तो न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया? अमित शाह ने कहाँ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है, कहाँ पर? तो चंडीगढ़ में किया गया, तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे, चंडीगढ़ में। हाल ही में किस संस्था ने अल्ट्रासाउंड इमेज प्रदान करने के लिए नई तकनीक विकसित की है? किस संस्था ने अल्ट्रासाउंड इमेज प्रदान करने के लिए नई तकनीक विकसित की है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, आईआईटी मद्रास, ठीक है, आईआईटी मद्रास, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। चलिए आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है और आज के इस सीरीज का भी आखिरी क्वेश्चन है। सेट नंबर 12 तक हमने कंप्लीट किया। अगर आपने बाकी वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा, सारी वीडियो को देख लीजिएगा। हाल ही में किसी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी विड़ला पुरस्कार से नामित किया गया? जीडी विड़ला पुरस्कार के लिए नामित किया गया, उनका नाम क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, नारायण प्रधान, नारायण प्रधान, ए को टिक करेंगे। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए ताकि आप आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकें। मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।